हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आइडियल्स ऑफ द पैट्रिलिनी, यानी आपकी जो पितृवंशिता हुआ करती थी, आपके जो लीनियज सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे आपकी वंशावली हुआ करती थी, तो उधर के क्या आइडियाज़ हुआ करते थे, लोग जो है उसको किस तरीके से अपनाते थे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पैट्रिलिनी के बारे में समझिए। पैट्रिलिनी क्या होता है? वही लीनियज सिस्टम होता है जहाँ पे आपके जो फादर हैं, फादर के फिर जो सन है, फिर उसके भी जो सन है, ऐसे कर करके जो प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है उसको हम पैट्रिलिनी बोलते हैं। जैसे जो आपके वंश जो है वो पिता से पुत्र में जाएंगे, फिर पुत्र से पौत्र में जाएंगे, तो इस तरीके से जो चलता रहता है डिसेंडेंट सिस्टम, तो उसको हम पैट्रिलिनी बोलते हैं। और दूसरा आता है आपका मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी क्या होता है? ये एक तरीके से आपकी जो मदर के नाम से डिनोट होता है ना, वंश, उसको बोलते हैं मैट्रिलिनी। तो हमारे जो इंडिया में मोस्टली क्या है, हमारे हिंदू समाज में मोस्टली क्या है, पैट्रिलिनी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन आपको याद कैसे रखना है पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी? तो पी फॉर मतलब आपके जो फादर, आपके पापा, और एम फॉर आपकी मम्मा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो, पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक पे। यहाँ पे हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था महाभारत के बारे में कि वो 13,000 पन्नों में लिखे गए सेवरल वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, 47 ईयर्स उसको जो है कंपोज करने में लगे हैं। बहुत बड़ी एक एपिक है जिसको अभी भी मतलब अपडेट वर्जन में लाया जाता है, उसको पढ़ा जाता है वर्ल्ड वाइड पूरा। तो महाभारत जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक एपिक्स डायनामिक टेक्स्ट है। तो कौरव और पांडव जो है ये यहाँ पे कुरु वंश से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे क्या है, ये रूलिंग फैमिली हुआ करती थी एक समय पे। कुरु ये जनपदास में आता है, जो हमने महाजनपदास पढ़े थे ना, 16 महाजनपदास, तो उसमें आपका एक कुरु भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके बीच में बैटल होती है, किसको लेके? लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। तो जब उनकी बैटल होती है महाभारत, तो वहाँ पे जो पांडव है उनको विजय प्राप्त होती है, वो भी। और आगे जो यही पैट्रिलिनी सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे पैट्रिलिनी सिस्टम पहले भी हुआ करता था, महाभारत से पहले भी होता था। रामायण वगैरह में भी हमने देखने को मिला है कि जो पुत्र होगा वही अपने पिता की गद्दी पे बैठेगा। लेकिन इस समय पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो ये पितृवंशिता होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और यही चीज़ हमने जो है महाभारत में देखी है कि किस तरीके से गद्दी के लिए लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पैट्रिलिनी सिस्टम होता ही क्या है, वही चीज़ जहाँ पे आपके जो पिता से और पुत्र मतलब आपका जो वंश है वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होता था कि जो पिता की मृत्यु के बाद जो सन हुआ करते थे या जो उसके सन्स हुआ करते थे, एक बेटा है या 2-3 बेटे हैं, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते थे। ये अधिकार जो है इन लोगों को मिलने लग गया था। ठीक है, जैसे अगर किंग का बेटा है तो वो गद्दी के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रूलिंग डायनेस्टीज में हमें ये देखने को मिला है कि अगर किसी राजा के पास या किसी व्यक्ति के पास अगर बेटे नहीं है या बेटा नहीं है, तो उसकी जो संपत्ति है उसके परिवार वाले लोग या उसके रिलेटिव्स जो हैं वो भी क्लेम कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एक केस दे रखा है, एक्सेप्शनल केस है ये आपका विमेन को लेकर, कि जो प्रभावती गुप्ता है उन्होंने भी सत्ता का उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद हमने और देख ही रखा है इनके बारे में कि ये क्या करती थी, लैंड अपने पास रखती थी, रानी थी, और ये लैंड ग्रांट भी क्या करती थी गरीबों को। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका पैट्रिलिनी सिस्टम है ना, इसके प्रति जो आकर्षण है लोगों का, कि ये लोगों को इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, तो ये आज से पसंद नहीं है। ये आपके ऋग्वेदा, आपके ब्राह्मण जो है, ये बहुत समय पहले से ये प्रचलन चला आ रहा है कि जो बेटे हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था समाज के अंदर। मतलब बेटा होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई वेल्दी पीपल है वो उसकी भी यही मान्यता हुआ करती थी, कोई ब्राह्मण है उसकी भी यही मान्यता होती थी, और ये लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ वगैरह भी किया करते थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं हम कुरु की। ये आपका है महाजनपद कुरु, ये रहा। और उसके बाद जो इसके एरियाज हैं, ये हस्तिनापुर है ना, सूरसेना है, ये मथुरा आ गया यहाँ पे। ये पूरा का पूरा इसका एरिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कुरु जो है ये हरियाणा में पड़ता है मेनली। और ये देखो हमने महाजनपद देखे ही थे, ये आपका पाटलिपुत्र आ गया, बिहार का एरिया आ गया, ये यूपी का एरिया आ गया, ये गंगा वैली का पूरा एरिया है। यहाँ पे आपकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह बहती हैं। तो ये आपकी लोकेशन है कुरु की, जहाँ से कौन बिलोंग करते थे, कौरव और पांडव। यहाँ पे हम सोर्स देखते हैं, प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से जो ऋग्वेद है ना, वहाँ पे मंत्र जो लिखे जाते थे, तो उनमें जो मंत्र है वो एक मंत्र ये भी हुआ करता था, जो पृष्ठ, जो पंडित है, वो शादी के समय वर वधू को मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग्स देता था। क्या देता था वो देखिए, कि आई फ्री हर फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से उसको मुक्त कर रहा हूँ, यानी पिता के घर से मैं उसको मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन ये किसके घर पे जाएगी, अपने पति के घर पे जाएगी, और वहाँ जाके ये सेटल करेगी उसके घर परिवार को। और उसके बाद
बाद क्या है, भगवान की कृपा से इसको पुत्र की प्राप्ति होगी और जो पति के प्यार का सौभाग्य इसको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके पंडित जो है। और यहाँ पे जो इंद्र की पूजा क्यों की जा रही है, क्योंकि जो इंद्र है वो देवता है ना, वॉरफेयर के, बारिश के, है ना। तो इस तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स जो है आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। हेयर एंड देयर का मतलब होता है, हेयर मतलब आपका पिता का घर और देयर मतलब आपके पति का घर। तो यहाँ से वो कहाँ पे जा रही है, अपने पति के घर पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप वहाँ पे जाइए और अपने उनको पुत्र प्राप्ति करवाइए, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट सोर्स देखते हैं आपका, वाई किनफोक क्वेरल्ड। यहाँ पे बात हो रही है कि जो आपका किनशिप था, किनफोक जो हुआ करता था, आपके घर परिवार के लोग जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, उनमें किस तरीके से लड़ाइयाँ होने लगती है। तो मेन तो हम यहीं पे देखेंगे कि जो कजन्स हैं उन्हीं में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे एक चैप्टर दे रखा है महाभारत का ही, आदि परवान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका चैप्टर जो है इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कौरवों और पांडवों के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कि कहाँ से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र एंड पांडु ये दोनों भाई थे। तो जो धृतराष्ट्र थे ये अंधे थे, ब्लाइंड थे, जन्मान थे, ठीक है। और जो पांडु थे ना, उनको राजगद्दी पे बिठाया जाता है, क्योंकि राजा जो है ना वो कैपेबल भी होना चाहिए, तो इसलिए पांडु को बिठा दिया जाता है। और पांडु जब बैठ जाते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय पे उनके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो बड़े होते हैं, पांडव जो है जब वो बड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो सिटीजन ऑफ हस्तिनापुर है ना, वहाँ के लोग बोलते हैं कि गद्दी पे किसको बिठाना चाहिए, पांडवों को बिठाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा योग्य है, वो मोर कैपेबल है किसी कौरवों से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये दुर्योधन को पसंद नहीं आती है और वो इस चीज़ से ईर्ष्या करने लग जाता है, उसको गुस्सा आने लग जाता है। तो वो ये बोलता है अपने पिता को कि आप गद्दी नहीं रिसीव कर पाए, ये आपकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप कैपेबल नहीं थे, लेकिन हमारे में क्या बुराई है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे शुरू होती है इनके बीच में। तो यहीं पे लेके गद्दी को, मतलब इनकी जो राजगद्दी है उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो बोलते हैं कि इस तरीके से तो फिर हमारे जो बच्चे होंगे उनको विरासत से बेदखल कर दिया जाएगा, है ना, वो कभी भी गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे, हम भी नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसे तो फिर हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू हो जाती है उनके बीच में, और पूरी की पूरी महाभारत जो है इसी के बीच में होती है, ठीक है। ठीक है, आगे ये बता रहा है कि ऐसा हो, जैसे दुर्योधन की जो सोच थी कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे बेदखल हो जाएंगे, हमारे बच्चों को कभी गद्दी नहीं मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी, तो ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है, ऐसे आइडियाज़ जो हैं हमारे दिमाग में आते हैं और यही आइडियाज़ जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं। नेगेटिविटी जो होती है वो हमारे व्यवहार पे, हमारे बिहेवियर पर असर डालती है, ठीक है। तो इस आपके सोर्स में यही बताने की कोशिश की है कि कैसे जो महाभारत का जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे रूल्स ऑफ द मैरिजेस। तो यहाँ पे क्या क्या जो रूल्स बनाए गए थे मैरिजेस को लेकर, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ मैरिजेस कितनी हुआ करती थी। ये 4 तरीके की शादियाँ हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस की जाती थी। जैसे तो सबसे पहले देखते हैं एंडोगेमी में। तो एंडोगेमी में क्या होता था कि जैसे अगर मैरिज हो रही है तो सेम कास्ट में होगी, सेम किन में होगी, आपका जो ग्रुप हुआ है, आपका जो कुटुंब है, आपके नाते रिश्तेदार जो हैं उनमें शादियां हुआ करती थी और सेम लोकेलिटी में होगी, तो इसको बोलते हैं एंडोगेमी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या है, आपके कुटुंब से बाहर, है ना, आपके किन से बाहर जो शादियां हुआ करती थी उसको हम बोलते थे एक्सोगेमी। ये आउटसाइड है, आउटसाइड आपकी यूनिट से बाहर जो शादियां हुआ करती थी उसको एक्सोगेमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीजेनी। पॉलीजेनी को हम पॉलीगेमी भी बोल सकते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति जो है उसकी कई सारी वाइफ है एट द सेम टाइम, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे उसी का अपोजिट है पॉलीएंड्री। अगर एक लेडी है, एक औरत है, उसके कई सारे हस्बैंड हैं, तो उसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये टाइप्स ऑफ मैरिज हुआ करती थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैरिजेस हुआ करती थी उसमें क्या क्या रूल्स अपनाए जाते थे। तो जैसे कि भाई सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बेटा होना तो मस्ट हुआ करता था। पैट्रिलिनी समाज में आपका जो समाज है ना, पुरुष प्रधान ऐसे ही नहीं बना है, वो इसी वजह से बना है क्योंकि जो लड़के हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि लड़का तो होना ही चाहिए। लेकिन इसी समाज में जो लड़कियों के लिए मानसिकता थी ना वो थोड़ी सी अलग थी। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो हैं वो किसी प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती हैं, उनको जो रिसोर्सेज है बिल्कुल लिमिटेड मिला करते थे, है ना। वो उनका जो जीवन है ना वो सिर्फ मतलब घर तक ही सीमित रहता था, घर से बाहर उनकी दुनिया नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको बता रहे हैं कि जो लड़के हैं उनको ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है हमारे समाज के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फैमिलीज हुआ करती थी वो लड़कियों को सिर्फ क्या है कि भाई बड़ा करो और उसके
बाद उनकी शादी कर दो, ठीक है। और कभी कभी तो ये भी देखने को मिला है कि चाइल्ड मैरिजेस, बहुत ही कम उम्र में जो है, यंगर एज में जो उनकी शादी करा दी जाती थी। और क्यों करा दी जाती थी? क्योंकि जो है उसको राइट पर्सन को देना है, राइट टाइम पर देना है। तो यानी कहने का मतलब है लड़की को पालो पोसो और किसी को सौंप दो, ठीक है। तो उसी को बोलते थे कन्यादान। यानी जो गर्ल्स हैं उनको किस तरीके से आप गिफ्ट के तौर पे किसी अदर पर्सन को दे रहे हो, तो उसको कन्यादान बोलते थे, यानी कन्या का दान करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आज भी हमारे समाज में प्रिवलेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नए टाउन्स आए थे, है ना, नए टाउन्स एमर्ज हो चुके थे महाजनपदों के समय पे ही हमने पढ़ा था। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सोशल लाइफ में। अगर कोई बाहर का पर्सन आ रहा है तो वो अपने आइडियाज़ शेयर करेगा, तो आपकी जो मेंटालिटी है यानी आपके आइडियाज़ पे भी उसके असर पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चलेगी, क्योंकि बाहर के जो लोग आ रहे थे वो हमारे देश के लोगों को या हमारे समाज के लोगों को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ था, तो उसी को स्टेबल करने के लिए ब्राह्मण्स ने क्या है, धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास करके दो टेक्स्ट लिखे और जहां पे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए कि हमारे समाज में सिर्फ ये चीजें जो हैं इन्हीं को अपनाया जाएगा, यही आपकी फेस वैल्यू होंगी, यही आपके चैलेंजेस होंगे, आपको इन्हीं बातों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और ब्राह्मण्स ने क्या बोला कि एक तरीके से यूनिवर्सल वैलिड रहेगा, ठीक है, सब लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें धर्म सूत्रास में, धर्मशास्त्रास में लिखी जा रही हैं, मनुस्मृति में लिखी जा रही हैं, उसमें जो भी आपके श्लोक लिखे गए हैं, जो भी समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, आपको मानना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण्स ने जो आपके टेक्स्ट लिखे थे ना, धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास, ये क्या है, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक जैसे यूनिफॉर्मिटी नहीं अपना पाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था सारी रीजनल डाइवर्सिटीज़ के साथ ये सब लेके चलना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जैसे फॉलो हो, ये हो नहीं पाया हमारे समाज के द्वारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद क्या है कि जो धर्मसूत्रास है ना, ये आपके बताते हैं हमारी 8 तरीके की शादियों के बारे में ना। 8 तरीके की शादियाँ, मतलब जो मैरिजेस हुआ करती थी वो 8 टाइप्स की हुआ करती थी। देखिए जैसे क्या है, आपकी पहली शादी है ब्रह्म मैरिज, दूसरी है देव मैरिज, तीसरी है अर्श मैरिज, चौथी है आपकी प्रजापति मैरिज। तो जो ये 4 मैरिजेस है ना, स्टार्टिंग की जो 4 हैं, ये अच्छी मैरिजेस मानी जाती थी। जैसे ब्रह्म मैरिज में क्या है कि आपकी जो शादी है वो आपके पिता के द्वारा करवाई जा रही है पूरे रीति रिवाज से। बहुत अगर आप इस तरीके से शादी करते हो तो वो शादी जो है गुड मैरिज मानी जाती थी और ब्रह्म मैरिज मानी जाती थी। दूसरा है आपका देव मैरिज, जो आपके यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उनके द्वारा जो आपकी लड़की को दान किया जाता है, उसके द्वारा शादी करवाई जाती है, पूरा अग्नि फेरे किए जाते हैं, उसको देव मैरिज बोला जाता है। उसके बाद आती है अर्श मैरिज। अर्श मैरिज में क्या है, जो लड़का है उसके परिवार वाले जो हैं वो 1-2 जोड़ी बैल या कोई भी ऐसी संपत्ति को देके और लड़की को अपने घर लेकर आएंगे। तो ऐसी मैरिजेस जो है वो अर्श में आती थी। उसके बाद आती थी नेक्स्ट है गांधारा मैरिज। तो गांधारा मैरिज को गंधर्व विवाह भी बोलते हैं, जहाँ पे जो लड़की है या लड़का है वो अपनी पसंद से शादी करेंगे, तो उसको लव मैरिज भी बोला जाता था या प्रेम विवाह भी बोला जाता था। नेक्स्ट है असुर मैरिज। तो असुर मैरिज में क्या होता था कि जैसे लड़के और उसके परिवार वाले जो हैं वो धन संपत्ति दे के लड़की को लेकर आ रहे हैं, उसमें लड़की की मर्जी शामिल है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस जस्ट पैसे दिए और लड़की को लेकर आ गए, तो वो आपकी असुर मैरिज के अंदर आएगा। नेक्स्ट आती है राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में क्या हुआ करता था कि जैसे किसी की जबरन शादी कराई जा रही है या किडनैपिंग के द्वारा शादी कराई जा रही है, किसी लड़की को अपहरण करके शादी की है, तो उसको हम राक्षस मैरिज बोलेंगे। जैसे जो रावण है वो सीता को लेकर गए थे शादी के लिए ही किडनैप करके, ठीक है। तो और नेक्स्ट आती है आपकी पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज में क्या है कि जैसे लड़की को बहला फुसला के या किसी नशे की स्थिति में या किसी भी तरीके से, मतलब उसको पता नहीं है और फिर आपने मैरिज कर लिया, तो उसको पिशाच मैरिज बोला जाता था, ठीक है। तो ये 8 तरीके की शादियां जो हैं ये हमने देखी, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 4 तरीके की शादियां ही जो देखनी है। जैसे तो जो फर्स्ट मैरिज है ना, जिसको हमने ब्रह्म विवाह करके डिनोट किया था, तो वहाँ पे क्या है, जो फादर है वो अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पे कन्यादान के रूप में देगा, है ना, उसको पूरी तरीके से ड्रेस्ड करवाएगा, उसको ज्वेल्स वगैरह भी देगा। तो ये आनर, एक रेस्पेक्ट के तौर पे शादी हुआ करती थी। और यहाँ पे जो पिता है वो अपने दामाद को खुद इन्वाइट करते थे, खूब अच्छे से आवभगत करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 4th वाली शादी। ये हमने कौन सी देखी थी, जिसमें हम प्रजापत्य के बारे में बात कर रहे थे ना, कि वहाँ पे जो फादर है वो क्या करेगा, एड्रेस करेगा कपल को कि भाई तुम लोग जो है वो अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करो और अपना दाम्पत्य जीवन जियो, ठीक है। और यहाँ पे जो 5th वाली शादी है, यहाँ पे क्या है, जो आपका ब्राइड ग्रूम है ना, वो बहुत सारे गिफ्ट्स और वेल्थ जो है वो ब्राइड की फैमिली को देगा और फिर उसके बाद ब्राइड को अपने घर लेकर आएगा, जिसको हम असुर मैरिज भी बोलते थे। और 6th वाली जो शादी थी, यहाँ पे क्या होगा, ये वॉलंटरी होगी, जहाँ पे वर और वधू जो है वो अपनी मर्जी से शादी करेंगे, जिसको प्रेम विवाह भी बोला जाता था,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में देखा। यहाँ पे 4 जो है वो अच्छी शादियां हैं और 4 जो है वो बुरी शादी हैं। बुरी शादी ऐसे कुछ नहीं है, समाज में मतलब उसको बुरा माना जाता था इन सब चीज़ों को, और अच्छी का मतलब है जहाँ पे भाई परिवार की मर्जी है, पिता की मर्जी है, तो वो शादी जो है वो अच्छी मानी जाती थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मनुस्मृति में, धर्मशास्त्रार्थ में इस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड करवाया गया है कि जो शादियां हैं वो कैसे परफॉर्म की जानी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ब्राह्मणिकन नॉर्म्स वगैरह में दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।